जय महाकाल दोस्तों। कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। आज हम बात करेंगे एसएससी सीएचएसएल 2024 के रीजनिंग एनालिसिस के बारे में। जो पेपर हुआ था हमारा 3 जुलाई 2024 को दोपहर 4th शिफ्ट में, यानी कि शाम 5:15 से 6:15 बजे तक, यानी 6:15 तक हमारा ये पेपर हुआ था। उसके हम रीजनिंग एनालिसिस के बारे में आज बात करेंगे। और इससे पहले हमारे और 11 वीडियो आ चुके हैं। ये हमारा 12वां वीडियो है। अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो आप एक बार उनको अवश्य देखें, ताकि आपको रीजनिंग में किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी नहीं आएगी। आगे आने वाले जो एसएससी एमटीएस सीजीएल और सीएचएसएल के जो पेपर होंगे ना, उनमें आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। और मेरी गारंटी है आपको कि आप उनमें 25 में से 25 नंबर लेकर आएंगे। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं हम आज के हमारे पहले प्रश्न की तरफ। आज का हमारा पहला प्रश्न है, एक निश्चित तर्क के अनुसार 129 का संबंध 387 से है। उसी तर्क का अनुसरण करते हुए 164 का संबंध 492 से है। उसी तर्क का अनुसरण करते हुए 148 का संबंध निम्न में से किससे है। तो यहाँ हम देखेंगे हमारे पास है 129। ठीक है, 129 को जब हम 3 गुना करेंगे, 129 को हम 3 गुना करेंगे तो हमें मिलेगा 387। कितना मिलेगा? 387। ठीक है, उसी प्रकार 164 को जब हम 3 गुना करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 492। कितना? 492। तो फिर हम 148 है ना, तो 148 का जब हम 3 गुना करेंगे तो हमें मिल जाएगा 148 का 3 गुना हमें मिल जाएगा 444। कितना मिल जाएगा? 444। यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न का। ठीक है, इस तरीके से इस प्रश्न को हल करना है। बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, दिए गए संयोजन के उस सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन कीजिए जो नीचे दर्शाए अनुसार दर्पण को mn पर रखे जाने पर बनेगा। इसमें हमारे पास एक दर्पण दिया हुआ है, mn दर्पण है, जो कि खड़ा हुआ दर्पण है, यानी कि खड़ा रखा हुआ दर्पण है। ठीक है, अब हम इसमें क्या होता है, खड़े दर्पण में जो लेफ्ट होता है ना, वो आ जाता है राइट पर, और राइट वाला पोर्शन आ जाता है लेफ्ट पर। यानी कि शुरुआत इसमें राइट वाले पोर्शन से होती है और चिन्ह बदल जाते हैं, इनकी साइडें चेंज हो जाती हैं। ठीक है, लेफ्ट की राइट हो जाती है और राइट की लेफ्ट हो जाती है। तो यहाँ हम सबसे पहले देखेंगे हमारे पास एफ है, तो सबसे पहले हमारे पास एफ आएगा। और एफ आएगा कैसे? इस तरीके से आएगा। ठीक है, तो एफ हमें इस तरीके से किस में मिल रहा है? पहले में, तीसरे में, बस चौथे वाले ऑप्शन में हमारे पास एफ जो है ना, वो हमारा जल प्रतिबिंब का हो गया। ठीक है, इस तरीके का जो दर्पण रखा जाएगा वो उसका हो गया, क्योंकि चौथा भी गलत हो गया और दूसरे में हमारे पास एच आ रहा है, जबकि हमको पहले चाहिए एफ, तो हम दूसरे को भी हटा देंगे। अब हम देखेंगे अगला अक्षर है हमारा एच। एच हमारे पास दोनों में एक सा है। उसके बाद हमारे पास आ रहा है 7। ठीक है, लेकिन पहले ऑप्शन में हमें दिया है 2, तो हम इसको हटा देंगे, तो फिर हमारा तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। इस तरीके से हम प्रत्येक अक्षर को देखते हुए आगे बढ़ेंगे और हमारा जो सही होगा उसको हम टिक कर देंगे। ठीक है, पेपर में आपको ऐसे सवालों में मुश्किल से मुश्किल 2 से 5 सेकंड का समय लगेगा, इससे ज़्यादा समय नहीं लगेगा। ठीक है, बड़े ध्यान से करना है आपको। अब बढ़ेंगे हम अगले प्रश्न की ओर। अगला सवाल है हमारे पास, एक निश्चित कूट भाषा में RISK को 3921 लिखा जाता है और KIRD को 1693 लिखा जाता है। उसी कूट भाषा में S को कैसे लिखा जाएगा? जब भी आपको पेपर में इस तरीके का सवाल मिले तो आप दोनों तरफ देखो, दोनों तरफ आपको कॉमन क्या दिखाई दे रहा है। तो दोनों तरफ हम देख रहे हैं, तो हमें सबसे पहले दिख रहा है R। यहाँ से हमने इस R को हटाया। उसके बाद हमें कॉमन दिख रहा है I को हम हटा देते हैं। फिर है K को भी हम यहाँ से हटा देते हैं। अब हमने इन तीनों को हटा दिया, फिर हम देखेंगे इधर दूसरी साइड हमारे पास कॉमन है। सबसे पहले 9 को हटाया हमने, फिर है 3 को हटा दिया, फिर बचता है हमारे पास 1, तो 1 को भी हटा दिया। यहाँ बचेगा हमारे पास S के लिए बचेगा 2 और दूसरे वाले में T के लिए बचेगा 6। ये दोनों हमारे पास बच रहे हैं सब कॉमन को निकालने के बाद। वो हमसे पूछ रहा है S को कैसे लिखा जाएगा, तो S का कोड हो जाएगा फिर 2, यानी कि 2, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, तो फिर ऑप्शन नंबर 1 हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब बढ़ेंगे हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारे पास, उस विकल्प आकृति का चयन कीजिए जिसमें दी गई आकृति उसके भाग के रूप में निहित है, घूर्णन की अनुमति नहीं है। इसमें क्या होता है, ये हमारे पास एक आकृति दी है। इस आकृति को हमें देखना है किस ऑप्शन में हमारे पास ये आकृति आ रही है, लेकिन इसमें हमें इसको घुमाने की परमिशन नहीं होती है। ठीक है, तो हम देखेंगे हमारे पास हमें दिखाई दे रहा है कि ऑप्शन नंबर 1 जो है ना, उस ऑप्शन नंबर 1 में हमारी पहली आकृति बिल्कुल मिल रही है। देखिए, पहली लाइन तो हमारी हो गई ए, दूसरी लाइन हो गई हमारी ए वाली, फिर एक लाइन इस तरीके से है और एक लाइन इस तरीके से है। यानी कि जो हमारी प्रश्न आकृति है ना, वो हमारी ऑप्शन नंबर 1 में पूरे तरीके से मिल रही है। तब हम कहेंगे हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ए के अलावा किसी और ऑप्शन में ए वाली आकृति नहीं मिलेगी। ठीक है, अब हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसमें संख्याएँ ठीक उसी प्रकार संबंधित हैं जिस प्रकार दिए गए समुच्चयों की संख्याएं संबंधित हैं। अभी हमने पहला वाला जो सवाल किया था, प्रश्न नंबर 1, ठीक उसी की तरह ये सवाल है। तो इसमें हम देखेंगे क्या नियम लग रहा है। हमारे पास दिया है 4, 16 और 32। ठीक है, दूसरा नियम कह रहा है वो 7, 49 और 98, यानी कि 98।
वो कह रहा है इन दोनों में जो संबंध है ना, वही संबंध हमारे किस ऑप्शन में है। तो यहाँ हम देखेंगे 4 का वर्ग, 4 का वर्ग हो गया हमारे पास 16, कितना हो गया 16, और 16 को हमने कर दिया डबल, कितना कर दिया डबल, तब हमें मिल जाएगा 32, ठीक है। इसी प्रकार जब 7 का करेंगे हम वर्ग तो हमें मिल जाएगा 49 यानी कि 49, और 49 को जब हम डबल करेंगे तो हमें मिल जाएगा 98 यानी कि 98, ठीक है। मतलब पहली संख्या का वर्ग जो आएगा उसका डबल करके हमें तीसरी संख्या मिलती है। तो हम देखेंगे यहाँ सबसे पहले 12 का वर्ग होगा 144, बिल्कुल सही है। लेकिन 144 का जब डबल करेंगे तो हमारे पास आएगा 288, कितना आएगा 288, लेकिन यहाँ 278 दिया है तो फिर ए वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। अब हम दूसरे ऑप्शन को ट्राई करेंगे। 12 का वर्ग होता है 144, लेकिन यहाँ 134 दिया है तो ए वाला ऑप्शन भी गलत हो जाएगा हमारा। तीसरे ऑप्शन को देखेंगे, 12 का वर्ग हमारा 144 होता है, बिल्कुल सही है, और 144 का जब हम डबल करेंगे तो हमारे पास 288 होता है, बिल्कुल सही है। तो फिर हमारा तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इस तरीके से हम चेक कर लेंगे, ठीक है। इसी के साथ हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। हमारे पास एक श्रृंखला दी हुई है। श्रृंखला क्या है हमारे पास, 244, 232.1, 220.2, 208.3, 196.4। इसके बाद हमें दिया है प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक के स्थान पर हमें संख्या निकालनी है। तो इस प्रकार के सवाल में सबसे पहले हम करके देखते हैं अंतर। तो 244 और 232.1 में हमारा अंतर होगा 11.9 का, कितना अंतर होगा 11.9 का, और 232.1 और 220.2 इसमें भी हमारे पास अंतर आ जाएगा 11.9 का, ठीक है। यानी कि 232.1 में से जब 11.9 घटाएंगे तब हमें 220.2 प्राप्त होगा। इसी प्रकार 220.2 और 208.3 इसमें भी हमारे पास अंतर निकल कर आएगा 11.9 का, कितना 11.9। इसी प्रकार 208.3 और 196 + 4 196.4 इसमें भी अंतर निकल कर आएगा हमारा 11.9 का, ठीक है। सब में अंतर आ रहा है हमारे पास 11.9 का। तो इस 11.9 को हम 196.4 में से घटा देंगे, 196.4 इसमें से हम क्या कर देंगे 11.9 को घटा देंगे। 11.9 को घटाएंगे तो हमारे पास उत्तर आ जाएगा 184.5, कितना आ जाएगा 184.5, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारे पास, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर ADFI CFH से एक निश्चित प्रकार से संबंधित है, उसी प्रकार EHJM GJLO से संबंधित है। समान तर्क का अनुसरण करते हुए ILNQ निम्न में से किससे संबंधित है। हमारे पास 4 ऑप्शन दिए हैं, हमें चारों ऑप्शनों में से बताना है कि प्रश्न नंबर 7 का कौन सा उत्तर सही होगा। तो हमें सबसे पहले वो क्या कह रहा है, ADFI और I, इसका संबंध वो कह रहा है CFHK से संबंध है, CFHK से संबंध है। और आगे कह रहा है EHJM, इसका संबंध किससे है, तो EHJM का संबंध है GJLO से संबंध है, ठीक है। तो फिर ILNQ इसका संबंध किससे होगा। तो यहाँ हम सबसे पहले देखेंगे वर्णमाला हमारे पास दी है, तो वर्णमाला के अनुसार क्रम लिखेंगे, फिर हम देखेंगे इनमें क्या अंतर आ रहा है। तो A का क्रम होता है 1, D का क्रम 4, F का क्रम 6, I का क्रम 9, ठीक है। C का क्रम हो गया हमारे पास 3, F का क्रम 6, H का क्रम हो गया 8, K का क्रम हो गया 11। इसी प्रकार E का क्रम हो गया 5, H का फिर से 8 हो गया, J का क्रम हो गया 10, M का क्रम हो गया 13, G का क्रम 7, J का क्रम 10, L का 12 और O का 15। अब हम देख रहे हैं यहाँ 1 है और यहाँ 3 हो गया, यानी कि प्लस का 2 जुड़ गया इसमें, ठीक है। फिर यहाँ 4 है, यहाँ 6 हो गया, फिर से प्लस का 2 जुड़ गया, फिर 6 है, यहाँ 8 है, फिर प्लस का 2 हो गया, फिर 9 है और 9 का 11 हो गया, प्लस का 2 जोड़ के। इसमें भी देखते हैं 5 में प्लस 2 करेंगे तो 7 हो गया, 8 में प्लस 2 करेंगे तो 10 हो गया, 10 में प्लस 2 करेंगे तो 12 हो गया, 12 में प्लस 2 करेंगे तो हमारे पास 15 हो गया, यानी कि प्लस 2 जोड़ना है हमें प्रत्येक अक्षर में। तो अब I का क्रम होता है हमारे पास 9, ठीक है। 9 में जब 2 जोड़ेंगे तो हमें मिल जाएगा 11, 11 पे हमारा होता है K, क्या होता है K, L का क्रम होगा हमारे पास 12, 12 में जब 2 जोड़ेंगे तो हो गया हमारे पास 14, 14 पे होता है अक्षर N वर्णमाला के अनुसार, N का क्रम होता है 14, 14 में जब 2 जोड़ेंगे तो हमें मिल जाएगा 16, 16 पे हमारा होता है P, Q का क्रम होता है 17, 17 में जब 2 जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा 19, 19 पे हमारा क्या होता है S, तो हमें मिल जाएगा KNPS, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से इस प्रश्न को हम हल करेंगे। बढ़ेंगे अब अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, दी गई आकृति के उस सही दर्पण प्रतिबिंब को चुनिए जो नीचे दर्शाए गए अनुसार दर्पण को MN पर रखने पर बनेगा। फिर से हमारे पास एक खड़ा हुआ दर्पण आ गया, ठीक है। खड़ा हुआ दर्पण आ गया तो इसमें क्या होगा, लेफ्ट वाला पहुंच जाएगा
राइट में और राइट वाला आ जाएगा हमारा लेफ्ट में। तो सबसे पहले बी हमारा कहाँ आ जाएगा, बी हमारा आ जाएगा यहाँ, और ए वाला जो डॉलर है ना, ए आ जाएगा यहाँ। तो हम देखते हैं हमारे किस किस ऑप्शन में है बी। बी हमारा यहाँ है, तो यहाँ का हमें चाहिए यहाँ पर। यहाँ पर हमारे केवल 3 और 4 में है, ठीक है, 3 और 4 में है। अब तो 1 और 2 को हम कर देते हैं कैंसिल। अब डॉलर है, डॉलर हमारे पास यहाँ सेम पोजीशन पर है, ठीक है, डॉलर भी आ गया। अब हम देखेंगे इस वाले गोले को, ये हमारा जो गोला है ना वो इधर आके ये सब पूरा गोला हो जाएगा। तो इस वाले में केवल हमें एक लाइन दी है, आधा गोला है और इसमें पूरा गोला है। तब हम कहेंगे कि ऑप्शन नंबर 4 हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा, ठीक है। इस तरीके से इस प्रश्न को हम हल करेंगे। अब बढ़ेंगे हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, विकल्पों में दी गई उस आकृति को पहचानिए जिसे प्रश्न चिन्ह के स्थान पर रखने पर श्रृंखला तार्किक रूप से पूरी हो जाएगी। तो ए वाला जो प्रश्न है ना, इसका उत्तर आप लोगों को बताना है कमेंट में। कमेंट में आपको ये बताना है कि प्रश्न नंबर 9 का उत्तर कौन सा ऑप्शन होगा, ठीक है। ये आप लोगों के लिए हमेशा की तरह होमवर्क हैगा, 9 प्रश्न। इसका आप कमेंट में उत्तर बताएंगे ऑप्शन कौन सा है, 1, 2, 3 या 4। इन चारों ऑप्शनों में से प्रश्न नंबर 9 का कौन सा उत्तर सही होगा। अब बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारे पास, दर्पण को नीचे दर्शाए अनुसार एमएन पर रखे जाने पर दिए गए संयोजन के सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन कीजिए। फिर से हमारा एमएन एक खड़ा हुआ दर्पण आ गया। खड़े दर्पण में हम क्या करते हैं, लेफ्ट वाला राइट में पहुंचाते हैं और राइट वाला हम पहुंचाएंगे लेफ्ट में। सबसे पहले अक्षर आएगा हमारा एफ। एफ इस प्रकार है, तो एफ हमें चाहिए इस तरीके से। तो ये इस तरीके से हमारा किस किस ऑप्शन में है, केवल 1 में और 4 में, वो सॉरी 1 में और 3 में। तो 2, 4 और 2 इन दोनों को हम कर देंगे कैंसिल। इसके बाद है हमारे पास बी। बी हमारे पास दोनों में है। फिर है हमारे पास 3। 3 भी हमारे पास दोनों में है। फिर 6। 6 भी बिल्कुल सही तरीके से है। इसके बाद है ई। ई भी बिल्कुल सही है। अब बात आ गई डब्ल्यू की। तो डब्ल्यू जैसा है, डब्ल्यू वैसा का वैसा रहेगा, लेकिन यहाँ एम हो गया, जल प्रतिबिंब हो गया, तो फिर 3 ऑप्शन हो जाएगा गलत। फिर हमारा ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 10 का ऑप्शन नंबर 1 सही उत्तर होगा। इसमें हमें प्रत्येक अक्षर को चेक करना पड़ेगा। कहीं कोई पेपर में क्या है, प्रेशर इतना ज़्यादा रहता है कि गलत उत्तर भी हमें सही लगने लगता है, तो बस वहीं हम पीछे रह जाते हैं। इसीलिए हमें क्या है, बिल्कुल समझदारी से और देखते हुए करना है और अपना पूरा पेपर हल करना है। अब बढ़ेंगे हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, यदि आर का अर्थ भाग है, के का अर्थ गुणा है, जी का अर्थ प्लस है और डी का अर्थ माइनस है, तो निम्न समीकरण में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। हमारे पास एक समीकरण दिया है, इस समीकरण को हम लिखेंगे और साथ साथ में चिन्हों को बदलते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास आएगा 32। कितना आएगा, 32। फिर आएगा हमारे पास जी। जी का अर्थ है प्लस, प्लस लिख दिया हमने। प्लस के बाद है 15। 15 के बाद आ रहा है इसमें आर। आर का अर्थ है भाग, भाग कर दिया हमने। फिर से हमारे पास 15 आ गया। 15 के बाद आ गया डी। डी का अर्थ है माइनस, माइनस का कर दिया हमने 17। 17 के बाद है के का अर्थ है हमारे पास गुणा, तो गुणा कर देंगे और यहाँ कर देंगे हम 18, ठीक है। अब हम करेंगे इसमें सबसे पहले भाग को हल, फिर गुणा को। तो सबसे पहले लिखेंगे हम 32। 32 में 15 में 15 का भाग जाएगा तो बचेगा 1। 1 बचेगा, माइनस करेंगे 17 × 18। 17 × 18 का मान हमारे पास आएगा 306। इसका कितना मान आएगा, 306। अब इसको जब हम हल करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 33। कितना हो जाएगा, 33, यानी कि 33। 33 में से जब हम 306 घटाएंगे तो हमारे पास आएगा कितना, हमारे पास आएगा 273। वो भी आएगा माइनस का, क्योंकि प्लस का हमारा बड़ा है, वो प्लस का हमारा छोटा है और माइनस का हमारा बड़ा है, तो उत्तर हमारा माइनस में आएगा, ठीक है। माइनस में हमारा उत्तर हो जाएगा 273, ठीक है। अब बढ़ेंगे हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारे पास, नीचे दर्शाए गए अनुसार एक कागज़ को मोड़कर काटा जाता है, खोलने पर यह कैसा दिखाई देगा। हमारे पास एक चौकोर कागज़ है इस तरीके से, इसको हमें बीच में से मोड़ना है, मतलब एक फोल्ड करना है। बीच में से मोड़ने के बाद इसको हमें एक बार और फोल्ड करना है, यानी कि 2 फोल्ड हो गए। जब 2 फोल्ड हो गए हैं तो हमारे पास जितने भी चिन्ह होंगे ना, उनके कितनी आकृति बनेंगी, तो 2 की बनती हैं 4 और 1 की बनती हैं खोलने पर 2, ठीक है। इस तरीके से इसको हल करेंगे। तो हमारे पास डबल फोल्ड है, तो डबल फोल्ड के हमारे कितने चिन्ह बनेंगे, 4। तो हमारे पास प्लस है और बीच में ए है। अब हमें देखना है 4 हमें प्लस चाहिए इस लाइन में, 4 इस लाइन में प्लस चाहिए, और ये बीच वाला जो है ना ए भी हमें 4 चाहिए, ठीक है। इस तरीके से अब देखेंगे ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 हमारा बिल्कुल सही प्रश्न आकृति से मैच कर रहा है, क्योंकि इधर भी प्लस के 4 हैं और इधर भी प्लस के 4 हैं और बीच में 4 आकृति हमारे पास है। तो फिर हम कह देंगे प्रश्न नंबर 1 हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब बढ़ेंगे हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारे पास, इस प्रश्न में 3 कथन दिए हैं, जिनके बाद 3 निष्कर्ष 1, 2 और 3 दिए हैं। कथनों को सत्य मानते हुए भले ही वे सामान्य रूप से ज्ञात तथ्यों से अलग प्रतीत होते हों, निर्धारित करें कि कौन सा या कौन से निष्कर्ष दिए गए कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करते हैं या करता है। सबसे पहले हमारे पास कथन दिया है कुछ गाजर प्याज हैं, तो इसको हम बनाएंगे। तो हमारे पास सबसे पहले हो जाएगी गाजर, ठीक है। गाजर है ना, गाजर को हम इस तरीके से बनाएंगे कि कुछ गाजर, इनका इतना इतना हिस्सा प्याज हो गई, ठीक है। अब वो कह रहा है अगले कथन में सभी प्याज आलू हैं, तो सभी जो प्याज है ना वो हमारे किसके अंतर्गत आ जाएंगे, वो आ जाएंगे हमारे आलू के अंतर्गत,
तो सभी प्याज हो जाएंगे हमारे पास आलू। ठीक है, अब हम देखेंगे अगला कथन। अगला कथन वो कह रहा है सभी आलू मूली हैं। तो ये जितने भी आलू हैं ना, ये सभी किसके अंतर्गत आ जाएंगे? ये आ जाएंगे हमारे मूली के अंतर्गत। ठीक है, तो यहाँ हमारी मूली हो जाएगी, ये वाला जो हिस्सा है ना वो हमारा हो जाएगा मूली का। इस तरीके से हम वेन डायग्राम बनाएंगे इसका बहुत समझते हुए। अब हम चलते हैं निष्कर्ष पर। निष्कर्ष में वो कह रहा है कुछ गाजर मूली हैं। तो हमें दिखाई दे रहा है, देखिए यहाँ सबसे पहले इतनी इतनी जो गाजर है ना, कितनी इतनी इतनी जो गाजर है ना, वो हमारी किसके अंतर्गत आ रही हैं? वो हमारी मूली के अंतर्गत आ रही हैं ऐसे। तो पहला कथन हम कह देंगे हमारा बिल्कुल सही है। दूसरा कथन है सभी प्याज मूली हैं। तो सभी प्याज हमारी हो गई अंदर। ठीक है, मूली है बाहर। जब अंदर से बाहर की ओर चलते हैं तो हमारा सभी वाला बिल्कुल सही हो जाता है, और जब बाहर से अंदर की ओर जाएंगे तो हमारा कुछ वाला सही हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा दूसरा ऑप्शन भी सही है। तीसरा ऑप्शन कह रहा है कोई गाजर आलू नहीं है। चूँकि हमारा ये जो कथन है ना, ये हमारे तीनों कथन पॉजिटिव हैं। ठीक है, और यहाँ निष्कर्ष दे रहा है हमें नेगेटिव। क्या दे रहा है? नेगेटिव। तो सबसे पहले हमें देखना है कि पॉजिटिव कथन का हमारा माइनस निष्कर्ष नहीं होगा। पॉजिटिव का हमेशा पॉजिटिव रहेगा, नेगेटिव का हमारा नेगेटिव रहेगा। तो हमारा तीसरा कथन हो जाएगा फिर गलत। हमारे पास केवल पहले और दूसरे कथन वो निष्कर्ष बिल्कुल सही हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर हमारा 2 बिल्कुल इस चीज़ को फॉलो करेगा कि निष्कर्ष 1 और 2 दोनों अनुसरण करते हैं। ठीक है, इस तरीके से इस प्रश्न को हम हल करेंगे। अब बढ़ेंगे हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारे पास, यदि प्लस और माइनस को आपस में बदल दिया जाए तथा गुणा और भाग को आपस में बदल दिया जाए तो निम्न समीकरण में प्रश्नवाचक के स्थान पर क्या आएगा? समीकरण है हमारे पास 105। फिर हमें दिया है भाग। भाग को हमें बदलना है गुणा से। गुणा हो गया यहाँ पर 2। उसके बाद है प्लस। प्लस को हम बदलेंगे माइनस से। माइनस का 4, फिर माइनस का 120। तो प्लस का हो जाएगा हमारा 120। फिर दिया है हमें गुणा। गुणा को हम बदलते हैं यहाँ भाग में। तो भाग हो गया हमारा 6। सबसे पहले हम करेंगे इंटू को सॉल्व, फिर करेंगे हम भाग को। चूँकि इन दोनों को अलग अलग कर लो क्योंकि बीच में प्लस माइनस है तो कोई दिक्कत नहीं है। इसका मान आएगा यहाँ पर 210। कितना आएगा? 210। उसमें से हम घटाएंगे 4, फिर प्लस करेंगे, फिर 120 में 6 का भाग लगाएंगे तो हमें मिलेगा 20। ठीक है, कितना मिलेगा? 20। अब 210 और 220 हमारे पास हो गया 230। कितना हो गया? प्लस का 230। माइनस का कर देंगे हम 4 तो हमें मिल जाएगा 226। कितना मिल जाएगा? 226। यानी कि ऑप्शन नंबर 4 हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अब इसी के साथ बढ़ेंगे हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारे पास, एक निश्चित भाषा में ए एंड बी का अर्थ है ए बी की पत्नी है, ए भाग बी का अर्थ है ए बी की माँ है, ए इंटू बी का अर्थ है ए बी का बेटा है, ए प्लस बी का अर्थ है ए बी की बहन है, और ए एट द रेट बी का अर्थ है ए बी का पिता है। तो हमें यदि ए एट द रेट बी एंड सी एट द रेट डी प्लस के भाग एफ है तो सी का के से क्या संबंध है? यहाँ सबसे पहले हम देखेंगे एट द रेट। ए एट द रेट बी, एट द रेट का अर्थ है ए बी का पिता है। तो यहाँ भी हमारे पास ए हो जाएगा बी का पिता। ए बी का कौन हो गया? ए बी का हो गया पिता। तो ए जाएगा प्लस और यहाँ लिखेंगे हम पिता। ठीक है, अब इसके बाद कह रहा है बी एंड सी। एंड का अर्थ है ए बी की पत्नी, यानी कि बी सी की कौन हो गई? बी सी की हो गई पत्नी। तो बी को कर दिया हमने माइनस में और यहाँ हो गई हमारे पास पत्नी। जब बी हमारा माइनस हो गया यानी कि पत्नी, तो सी हमारा हो जाएगा प्लस यानी कि पति। फिर कह रहा है सी एट द रेट डी। एट द रेट का अर्थ है ए बी का पिता है, यानी कि सी डी का कौन हो गया? सी हो गया डी का पिता। जब सी पिता है तो बी डी की कौन हो जाएगी? बी डी की हो जाएगी माँ। ठीक है, बी कौन हो जाएगी? बी डी की हो जाएगी माँ। ये हो गई हमारे पास माँ। अब वो कह रहा है डी प्लस के। प्लस का अर्थ है हमारे पास बहन, तो फिर डी हमारे पास क्या हो जाएगा? वो के और डी। तो फिर डी के की कौन हो जाएगी? डी के की हो जाएगी बहन। ठीक है, तो डी को कर देंगे हम माइनस में। अब क्या रहा है? वो के भाग एफ। भाग का अर्थ है ए बी की माँ है, तो के हमारे पास कौन हो जाएगी? के हो जाएगी एफ की माँ। के हो गई एफ की माँ, तो यहाँ लिख दिया हमने माँ। अब वो पूछ रहा है सी का के से क्या संबंध है, यानी कि सी के का कौन है? तो बहन के पिता। तो बहन के पिता हैं तो इसके भी पिता हो जाएंगे के। कौन? सी। तो सी के का कौन है? तो सी के का आ जाएगा हमारे पास पिता, यानी कि ऑप्शन नंबर 1। अब बात करेंगे हम अगले प्रश्न की। अगला सवाल है हमारे पास, पी प्लस के का अर्थ है पी एफ का पुत्र है, पी माइनस एफ का अर्थ है पी एफ की पत्नी है, पी इंटू एफ का अर्थ है पी एफ का भाई है, पी भाग एफ का अर्थ है पी एफ की माता है, और पी बराबर एफ का अर्थ है पी एफ की बहन है। तो के बराबर आर भाग एम का क्या अर्थ है? इसमें हम सबसे पहले देखेंगे के बराबर आर। बराबर का अर्थ है पी एफ की बहन है, यानी कि के आर की हो जाएगी बहन। के हमारे पास आर की हो गई बहन। आर के बारे में हमें पता नहीं है आर लड़का है या लड़की है। अब आर भाग एम, भाग का अर्थ क्या है? पी एफ की माँ है, यानी कि आर एम की माँ है। आर एम की कौन हो गई? आर एम की हो गई माँ। अब हमें पता चल गया आर कौन है? महिला है। अब हमसे वो पूछ कर क्या रहा है का क्या अर्थ है? के एम की मौसी है, तो के एम की मौसी है, बिल्कुल सही है। तो फिर ऑप्शन नंबर 1 हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारे पास,
दी गई श्रृंखला में x के स्थान पर क्या आना चाहिए। हमारे पास श्रृंखला दी है 3, 9, 21, 41, 71 और x। हमसे पूछ रहा है x के स्थान पर क्या आएगा। तो हम सबसे पहले देखेंगे इसमें अंतर हमारे पास निकल कर आ रहा है 3 और 9, इसमें अंतर होता है 6 का। 9 और 21, इसमें अंतर हमें दिख रहा है 12 का। फिर हम देखेंगे आगे तो 21 और 41, इन दोनों में अंतर है 20 का। 41 और 71, इन दोनों में भी अंतर है 30 का। और यहाँ हमें अंतर इसका निकालना है। अब हमें यहाँ समझ में नहीं आ रहा तो इसमें एक सीरीज और लगेगी डबल अंतर, ठीक है। 6 और 12 में अंतर है 6 का। 12 और 20 में अंतर है 8 का। 20 और 30 में अंतर है 10 का। अब हमें यहाँ समझ में आ रहा है कि 6 है, 8 है और 10 है, तो फिर अगली संख्या हो जाएगी हमारे पास 12। और इस 12 को हम इस 30 में जोड़ देंगे तो यहाँ आएगा हमारे पास 42, ठीक है। इस 42 को हम इस 71 में जोड़ देंगे तो हमारे पास कितना आएगा, हमारे पास आएगा 113। कितना आएगा, 113 आ जाएगा हमारे पास। इस तरीके से हम ऐसे प्रश्नों को हल करेंगे। सबसे पहले हम एक बार अंतर देखेंगे, एक बार अंतर से हमें क्लियर नहीं हो रहा है तो हम दूसरी बार भी अंतर उसमें चेक करके देख लेंगे एक बार, ठीक है। अब बढ़ेंगे हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारे पास, यदि प्लस और माइनस को आपस में बदल दिया जाए तथा गुणा और भाग को आपस में बदल दिया जाए तो निम्न समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। समीकरण दिया है हमारे पास 59, प्लस को बदलना है हमें माइनस से, -39, ठीक है। फिर माइनस माइनस को बदलेंगे हम प्लस से, प्लस का हो गया हमारे पास 63। फिर इंटू को बदलना है हमें डिवाइड से, डिवाइड 21। फिर है डिवाइड, तो डिवाइड को बदलेंगे हम इंटू से, इंटू हो गया हमारे पास 26, ठीक है। अब इसमें हम सबसे पहले जब गुणा और भाग दिया हो एक ही साथ में तो हम करेंगे भाग को हल, ठीक है। यहाँ सबसे पहले 59 में से 39 को घटा देंगे तो हमारे पास बचेगा 20। कितना बचेगा, 20। और प्लस करेंगे हम, प्लस इसका भाग देंगे हम 63 में तो हमारे पास आएगा 3। कितना आएगा, 3। उसका गुणा कर देंगे हम 26 में, तो 20 प्लस 3 इंटू 26 करेंगे तो हमारे पास होगा 78। कितना आएगा, 78। 78 और 20 हम जोड़ेंगे तो हमें मिल जाएगा 98, यानी कि 98 हमारा उत्तर आ जाएगा, जो कि हमारे ऑप्शन नंबर 3 में है। ऑप्शन नंबर 3 हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अब बढ़ेंगे हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारे पास, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए। हमारे पास श्रृंखला दी है, इस श्रृंखला को सबसे पहले हम लिख लेंगे। हमारे पास श्रृंखला है WYS BDX GIC और है LNH। हमें फिर प्रश्नवाचक दिया है, इसके स्थान पर हमें निकालना है। तो जब भी हमें वर्णमाला पर आधारित प्रश्न दिए हों तो हम इनके क्रम देखते हैं। सबसे पहले इनके क्रम क्या है, तो W का क्रम होता है हमारे पास 23। कितना क्रम होता है, 23। Y का क्रम होता है 25। फिर S का क्रम हो गया 19। B का क्रम हो गया हमारे पास 2, D का 4, X का 24, ठीक है। G का 7, I का 9, C का क्रम हो गया 3, L का क्रम हो गया 12, N का 14 और H का 8, ठीक है। इस तरीके से हम क्रमों को देखेंगे। अब हमारे पास यहाँ क्या दिख रहा है हमें, यहाँ हम देखेंगे इनमें अंतर। तो इनमें अंतर हमारा क्या निकल कर आ रहा है, 23। 23 का पहले हम देखेंगे, 23 का संबंध है 25 से, यानी कि प्लस का हो गया इसमें 2। कितना हो गया, 2। फिर 25 और 19 में अंतर आ गया हमारे पास 6 का, ठीक है। फिर हम देखेंगे 2 और 4, यहाँ भी +2 का अंतर आ रहा है। और 4 और 24, 4 में से जब हम 6 घटाएंगे तो वर्णमाला में हमें 24 मिलेगा। फिर 7 और 9, यहाँ हमें हो गया प्लस का 2। फिर 9 में से 6 घटाएंगे तो हमें मिल जाएगा 3। फिर 12 और 14 में अंतर आ गया प्लस का 2 का, और 14 में से 6 घटाएंगे तो हमें मिल जाएगा 8, यानी कि +2 और -6। चूँकि अब हमारे पास अगली संख्या हमें शुरू किससे करना है वो हम देखेंगे। तो संख्या हमारे पास शुरू करने के लिए हमें देखना पड़ेगा, यहाँ हमारे पास 23 दिया है सबसे पहले, ठीक है। 23 है, 23 के बाद हो गया 2, यानी कि 23 में वर्णमाला में जब 5 जोड़ेंगे तब हमें मिल जाएगा 2। 2 में जब हम 5 जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा 7। 7 में जब हम 5 जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा 12। तो 12 में जब हम 5 जोड़ेंगे तो हमें मिल जाएगा 17, और 17 हमारी हो जाएगी पहली संख्या। तो यहाँ हो गया 17, ठीक है। 17 के बाद उसमें 2 जोड़ेंगे तो हमारा हो गया 19, और 19 में हम 6 घटाएंगे तो हमारे पास हो गया 13। 17 पर सबसे पहले हमारा आता है Q, 19 पर आता है हमारे पास S, 13 पर आता है M। तो Q, S और M ऑप्शन नंबर 4 में हमारे पास दिया है, तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा इसका बिल्कुल सही उत्तर हुआ। अब बढ़ेंगे हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारे पास, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए। तो सबसे पहले हम श्रृंखला को लिख लेते हैं। हमारे पास श्रृंखला लिखी जा चुकी है। श्रृंखला हमारे पास है BOJ FQO JST NUY। इनके श्रृंखला में क्रम होते हैं, B का 2 हो गया, O का 15, J का 10, F का 6, Q का 17, O का 15, J का फिर से 10, S का 19, T का क्रम होता है 20, N का क्रम होता है 14, U का क्रम होता है 21 और Y का क्रम होता है 25। अब हम इनमें देखेंगे हमारे पास क्या अंतर लग रहा है। तो सबसे पहले देखेंगे 2 का इधर से हो गया +4 = 6, ठीक है। फिर 6 में जब हमने 4 जोड़ा तो हमारे पास आ गया 10।
10 में जब हमने 4 जोड़ दिया तो हमारे पास आ गया 14। 14 में जब हम 4 जोड़ देंगे तो हमें मिल जाएगा 18। कितना मिलेगा? हमें मिलेगा 18। और 18 पे हमारा अक्षर होता है आर। कौन सा अक्षर होता है? आर। फिर हम देखेंगे 15। 15 प्लस 2 करेंगे तो हो गया हमारे पास 17। 17 में प्लस 2 करेंगे तो हो गया 19। 19 में प्लस 2 करेंगे तो 21। 21 में प्लस 2 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 23। कितना आ जाएगा? 23। 23 पे होता है हमारे पास डब्लू। फिर जे 10। 10 में प्लस 5 करेंगे तो 15। 15 में प्लस 5 20। 20 में प्लस 5 25। और 25 में जब हम प्लस 5 करेंगे तो हमारे पास आएगा 4, वर्णमाला के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो 4 पे हमारा होता है डी। कौन सा अक्षर होता है? 4 पे होता है डी। तो हमारे पास आएगा आर, डब्लू और डी, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब बात करेंगे हम अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है हमारे पास, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं? हमारे पास एक आकृति दी है, इस आकृति में देखना है कि हमें कितने त्रिभुज हैं। सबसे पहले इस आकृति में हम देखेंगे एक आकृति वाले हमारे कितने त्रिभुज बन रहे हैं। तो एक आकृति वाले हमारे पास त्रिभुज हैं 1 2 3 4 5 6 और हो गया हमारे पास 7। कितने हो गए? 7। ठीक है, और एक अगला त्रिभुज है हमारे पास 8। कौन सा? 8, जो कि बनेगा इस तरीके से। ठीक है, कितने त्रिभुज हो गए हमारे पास? 8। अब हम देखेंगे 2 आकृति वाला। तो 2 आकृति वाला सबसे पहले हमारे पास आएगा 1 और 2 में। 1 और 2 हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो एक तो हमारे पास हो गया 1, तो हो गए हमारे पास 9। फिर देखेंगे हम 3 आकृति वाला। 3 आकृति वाला बनेगा हमारे पास 1 2 और 8 से। तो इस तरीके से एक त्रिभुज हमारा हो गया ए वाला। तो कुल त्रिभुज हो गए हमारे पास 10। कितने त्रिभुज हो गए? 10, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही उत्तर हो गया। अब बात करेंगे हम अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है हमारे पास, यदि 19 जुलाई 2000 को बुधवार है तो 17 मार्च 2015 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा? यहाँ हम सबसे पहले क्या देखेंगे? 19 जुलाई 2000 से हम चलेंगे 19 जुलाई 2014 तक। कहाँ तक चलेंगे? 19 जुलाई 2014 तक, क्योंकि 2015 हमारा अभी जुलाई से पहले का वर्ष है, तो हम फिर आगे नहीं बढ़ेंगे, तो जुलाई तक चलेंगे 2014 तक। यहाँ से 2000 से 14 तक हमारे पास कुल वर्षों की संख्या हो गई हमारे पास 14। कितने वर्ष हो गए? 14। अब इनमें जो लीप वर्ष आएंगे ना, लीप वर्ष हमारे कौन कौन से होंगे? एक तो 2000 खुद लीप वर्ष है, लेकिन इसकी फरवरी निकल चुकी है क्योंकि बात हो रही है 19 जुलाई की। तो फिर हमारे पास आएगा इसके बाद एक तो आएगा 2004। कौन सा आएगा? 2004। फिर आएगा 2008 और इसके बाद आएगा हमारे पास 2012। चूँकि साधारण वर्ष में एक विषम दिन होता है और लीप वर्ष में 2 विषम दिन होते हैं, साधारण वर्ष से एक दिन ज़्यादा, तो 3 विषम दिन इनके और एक्स्ट्रा जुड़ जाएंगे किसमें? इस वाले में। ठीक है, तो कुल विषम दिनों की संख्या हमारे पास हो जाएगी 17। कितनी हो जाएगी? 17। अब हम आ चुके हैं 19 जुलाई 2024 तक। अब 19 जुलाई 2014 से हमें चलना है 17 मार्च 2015 तक, और फिर हम देखेंगे विषम दिनों की संख्या कितनी होती है इसमें, 17 मार्च 2015 तक। अब चूंकि जुलाई होता है हमारा 31 दिन का, 19 दिन निकल चुके हैं, तो हमारे पास बचे कितने? 12 दिन। 12 दिन बचे। 12 में जब हम 7 का भाग लगाएंगे तो हमारे पास बचेंगे 5 विषम दिन। जुलाई के हमारे हो गए 5। अगस्त भी हमारे पास 31 का 7 का भाग लगाएंगे, 4 बार पूरा जाएगा, विषम दिन बचेंगे हमारे पास 3। सितंबर हमारा 30 का, तो विषम दिन बचे 2। अक्टूबर हमारा 31 का, तो विषम दिन 3। नवंबर हमारा 30 का, तो विषम दिन 2। और दिसंबर भी हमारा 3 का, तो विषम दिन हमारे हो गए 3। इसके बाद आ जाएंगे जनवरी 2015 में। जनवरी हमारे पास होती है 31 की, तो जनवरी में विषम दिन 3। फरवरी हमारी हो जाएगी 28 तारीख की, तो फरवरी में विषम दिनों की संख्या हो जाएगी 0। ठीक है, अगर लीप वर्ष की फरवरी होती तो फरवरी रहती 29 की, तब फरवरी में विषम दिन होता 1। ठीक है, और बचा हमारा 17 मार्च, तो मार्च में हमें 17 तक चलना है, तो 7 का भाग लगाएंगे, 2 बार पूरा जाएगा, तो शेष बचेगा हमारे पास 3, और जो शेष बचेगा वही हमारा विषम दिन होगा। अब हम देखते हैं कुल विषम दिन कितने हो गए। 5 3 8 2 10 3 13 15 18 21 और 3 24। कुल विषम दिनों की संख्या आ गई यहाँ तक हमारे पास 24। उसके बाद 17 हमारे पास ऊपर है, तो 17 और जोड़ देंगे हम, तो कुल विषम दिनों की संख्या हो गई हमारे पास 41। कितनी हो गई? 41। अब इस 41 में इससे भी हम विषम दिन निकालेंगे, तो 7 का भाग लगाएंगे हम, 7 का भाग 5 बार पूरा जाएगा, तो हमारा हो गया 35। 41 में से 35 घटाएंगे तो हमारे पास बचेगा 6। जो शेष बचता है वही हमारा विषम दिन होता है। अब ये जो 6 है ना, इस 6 को हम इस बुधवार में जोड़ देंगे। 6 का मतलब 6 जोड़ने का मतलब है या तो आप 6 जोड़ दें या फिर एक दिन आप पीछे चले जाएं। तो जब बुधवार में 6 दिन जोड़ेंगे तो हमारे पास आ जाएगा मंगलवार। क्या आ जाएगा? मंगलवार, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न का। इस तरीके से आप बहुत ही समझते हुए इस प्रश्न को हल करेंगे। अब बढ़ेंगे हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारे पास, यदि 10 अक्टूबर 2003 को शुक्रवार था तो 8 अक्टूबर 2015 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। अब यहाँ हम क्या करेंगे, क्योंकि 10 अक्टूबर है
और 8 अक्टूबर है। इन दोनों में ज़्यादा दिनों का अंतर नहीं है, केवल 2 दिनों का अंतर है, तो 2 दिन तो अपन आगे पीछे हो जाएंगे, ठीक है। तो हम फिर यहाँ 10 अक्टूबर 10 अक्टूबर 2003 से 10 अक्टूबर 2003 से 10 अक्टूबर 2015 तक चलते हैं। कहाँ तक चलते हैं? 10 अक्टूबर 2015। 3 से 15 के बीच में कुल वर्षों की संख्या हो गई हमारे पास 12। कितनी हो गई? 12। अब हम देखेंगे लीप वर्ष हमारे कौन कौन से पड़ रहे हैं। एक तो लीप वर्ष पड़ेगा हमारा 2004। लीप वर्ष की गणना हम कैसे करते हैं? आखिरी के 2 डिजिट हैं, लास्ट के 2 डिजिट हैं, उनमें हम 4 का भाग लगा के देखते हैं, क्योंकि 4 वर्ष बाद लीप वर्ष होता है, तो 4 का भाग लगाएंगे। अगर भाग पूरा जाता है तो हमारा लीप वर्ष होता है, पूरा नहीं जाएगा तो लीप वर्ष नहीं होगा। पहला 2004, दूसरा 2008 और तीसरा हो गया हमारे पास 2012। 3 लीप वर्ष पड़ेंगे, तो 3 लीप वर्ष के हमारे पास 3 विषम दिन एक्स्ट्रा हो जाएंगे, तो उन 3 को हम इसमें जोड़ देंगे तो हमारे पास कुल विषम दिनों की संख्या आ गई 15। कितनी आ गई? 15। अब इस 15 में भी विषम दिन निकालेंगे तो हम 7 का लगाएंगे भाग। 7 का भाग लगाने के बाद हमें शेष बचेगा 1 विषम दिन हो जाएगा। अब इस 1 को हमें करना क्या है? इस 1 को हमें इस शुक्रवार में जोड़ देना है। तो 10 अक्टूबर से और अच्छे तरीके से समझाएंगे। 10 अक्टूबर यही कोशिश है कि 2015 को इसको और हमारे पास आ जाएगा, इस शुक्रवार में 1 जोड़ेंगे तो आ जाएगा हमारे पास शनिवार। तो आप क्या आ जाएगा? हमें कमेंट में बताएं। अब चूंकि हमें 8 अक्टूबर का वो पूछ रहा है और हमारे पास 10 अक्टूबर का है, तो हम 8 अक्टूबर का निकालने के लिए इससे 2 दिन पीछे चले जाएंगे। तो 2 दिन पीछे जाएंगे तो 8 अक्टूबर को हो जाएगा हमारा गुरुवार। क्या हो जाएगा? गुरुवार। ऑप्शन नंबर 1 हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इस तरीके से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। अब बढ़ेंगे हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारे पास, इस प्रश्न में शब्द युग्म हैं जिनका एक दूसरे से एक निश्चित संबंध है। उस युग्म का चयन कीजिए जिसमें समान संबंध नहीं है। यहाँ हमें दिया है आकर्षण और विकर्षण। ये दोनों क्या हैं? एक दूसरे के विलोम हैं, यानी कि अपोजिट दिए हैं दोनों एक दूसरे के। अब हमें देखना है ऑप्शन में क्या संबंध आ रहा है। तो ऑप्शन सबसे पहले हम चेक करेंगे सृजन और विनाश। ये दोनों भी एक दूसरे के अपोजिट हैं, बिल्कुल सही है। दूसरा है उतार चढ़ाव और स्थिर होना। ये दोनों भी एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो सही है। तीसरा है अपार और विशाल। ये हमारा क्या है? दोनों सेम कंडीशन है, दोनों के अर्थ एक ही हैं, ठीक है। तो फिर हम चौथे ऑप्शन को और चेक करेंगे। चौथे में है ख्याल और वास्तविकता, यानी कि चौथा वाला जो ऑप्शन है ना, वो भी एक दूसरे के अपोजिट है। तो फिर जब तीनों ऑप्शन एक दूसरे के अपोजिट हैं तो केवल तीसरा ऑप्शन जो है हमारा वो बिल्कुल सेम है, तो वो हम कह देंगे वो तीनों से अलग है। तो इस प्रकार हमारा तीसरा ऑप्शन किस में है? तीसरा ऑप्शन है चौथे नंबर पर। तो फिर हमारा चौथे नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि तीसरा अपार और विशाल हमारा गलत है इन सबसे। अब बात करेंगे हम अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है हमारा, एक निश्चित कूट भाषा में PABE को 20 लिखा जाता है और ईच को 34 लिखा जाता है। उस कूट भाषा में फैक्ट को कैसे लिखा जाता है? यहाँ हम सबसे पहले देखेंगे बी का क्रम होता है 2, ए का क्रम हो गया 1, फिर से बी का क्रम हो गया हमारे पास 2 और ई का क्रम हो गया 5। और आपको इनको जब हम जोड़ेंगे तो हमें आता है 10, लेकिन यहाँ दिया है 20, यानी कि 10 का हो गया 2। अपना प्रश्न इसी प्रकार ई का देखेंगे, ई का क्रम हो गया हमारे पास 5, ए का क्रम हो गया 1, सी का क्रम हो गया हमारे पास 3 और एच का क्रम हो गया 8। जब इन सभी को जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा 17। कितना मिलेगा? 17। 17 को जब हम डबल कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 34। तो हम देखेंगे फैक्ट का क्रम होता है 6, ए का क्रम होता है 1, सी का क्रम होता है 3 और टी का क्रम होता है हमारे पास 20। तो जब इन दोनों को जोड़ेंगे, इन सबको जोड़ेंगे तो हमारे पास आएगा 30। कितना आएगा हमारे पास? 30 आ जाएगा। और 30 को जब हम डबल कर देंगे तो हमें मिल जाएगा 60, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा।